नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए लामबंदी अब जोर पकड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्रकूट में 5 दिनों से बैठक कर रहा है और जाहिर है कि मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण नीति घोषित कर दी है, जिसका एक मकसद जाहिर है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को बल देना है। और भी बहुत सारे उपक्रम किए जा रहे हैं, तरीके आजमाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पंचायत चुनाव में जो उन्हें सफलता मिली थी शुरुआत में, बाद में तो जो कुछ हुआ, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, हमने देखा ही। लेकिन उसने उनकी पार्टी में उत्साह भर दिया है और बहन मायावती भी अब सक्रिय होती नजर आ रही हैं। तो किस तरह से विधानसभा चुनाव की ये जो तैयारियां हैं आकार ले रही हैं, जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह से अपनी बिसात बिछा रहे हैं। हम नहीं भूलना चाहिए कि ओवैसी भी कूद पड़े हैं और कई ढेर सारी छोटी-छोटी पार्टियां हैं जो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। तो इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों पर के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे जी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है अभय जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हमने करीब 1 डेढ़ महीने पहले बात की थी, तब थोड़ी-सी स्थितियां स्मूथ थी, चीजें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अभी कुछ खास डेवलपमेंट हुए हैं, सक्रियता बढ़ी है। तो आपको अब क्या लग रहा है, क्या तस्वीर बदल रही है, क्या तस्वीर बन रही है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। कुछ पहले के मुकाबले जरूर साफ है, जब पिछली बार मेरी आपसे बातचीत हुई थी। लेकिन अभी भी जो महादलित और अति पिछड़ी जातियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह से नहीं है जिस तरह पिछले 3 चुनावों में रही हैं, वो कहां पर गोलबंद होंगी, उनका ध्रुवीकरण कहां पर होगा, या वो दोबारा भाजपा में वापस चली जाएंगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। इनको गोलबंद करने के लिए 3 तरह की योजनाएं चल रही हैं। पहली योजना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर इनको गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में ओम प्रकाश राजभर ने इन जातियों को, खासतौर से महादलित जातियों को गोलबंद करके भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया था। और उन्होंने बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर मीटिंगें की थी। और भाजपा जो 3 जात के खिलाफ सब जात, यानी जाटव, यादव और मुसलमान के खिलाफ जो ये गोलबंदी भाजपा कर रही थी, उसमें जाटवों के खिलाफ गोलबंदी करने में ओम प्रकाश राजभर की केंद्रीय भूमिका थी जी। अभी ओम प्रकाश राजभर भाजपा से अलग हैं, नाराज हैं और भाजपा को डूबता हुआ जहाज बताते हैं। और साथ में वो एक अलग गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ओवैसी को भी अब शामिल कर लिया है उन्होंने उस गठजोड़ में। तो पता नहीं कि वो जातियां उनके साथ गोलबंद होंगी या नहीं होंगी, ये अभी तय नहीं है। वो सब पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि इन छोटी छोटी जातियों की जो बिरादरी की पार्टियां हैं, इन बिरादरियों की पार्टियों को वो समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर एक गठजोड़ बनाएं। और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा गठजोड़ बनाने में सफल हो जाते हैं, तो रणनीतिक व्यवहारिकता ये कहती है कि ओम प्रकाश राजभर का गठजोड़ भी दरअसल घुमा फिराकर घोषित रूप से या घोषित रूप से इसी गठजोड़ का अंग बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। भाजपा ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस संबंध में अपनी रणनीति बदली है। पिछली बार भाजपा की कोशिश ये थी कि इन बिरादरियों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की भी एक पार्टी थी, एक निषाद पार्टी थी और इस तरह की कई पार्टियां हैं, उन पार्टियों के साथ भाजपा ने गठजोड़ किया था। इस बार भाजपा ने उन पार्टियों के साथ गठजोड़ करने की जहमत में भाजपा फंसने वाली नहीं है जी। इस बार वो कोशिश ये कर रही है कि अपनी तरफ से इन्हीं पार्टियों के अंदर भाजपा के प्रति हमदर्दी रखने वाले जो राजनीतिक तत्व हैं उनको चुने, उन्हें प्रोत्साहन दे, अपने संगठन में या सरकार में या केंद्र सरकार में उनको जगह दे और उस जगह के जरिए इन पार्टियों का जो जनाधार है, इनके जो वोटर हैं, उनके साथ भाजपा सीधा संवाद करे। मतलब वो ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद
के जरिए उन जातियों तक पहुंचने की बजाय उन जातियों तक सीधे पहुंचना चाहती है। भाजपा की रणनीति ये है। इसीलिए आप देखिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 अनुसूचित जातियों के लोगों को उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री बनाया है। इनमें एक धनगर है और एक पासी है। और उसमें जो पासी हैं कौशल किशोर, उनके बारे में तो हम और आप दोनों ही जानते हैं कि उन्होंने पिछले 2 साल में योगी सरकार की कितनी कड़ी आलोचना की है। लगभग विपक्ष के नेता की भूमिका उन्होंने निभाई है जी। उन्होंने वीडियो जारी कर चिट्ठी जारी कर योगी सरकार के खिलाफ धरना देने तक की धमकी दी थी। और ऐसे वो कौशल किशोर को आज नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री बनाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जाकर इन जातियों को अपनी व्यापक जो हिंदू एकता है उस हिंदू एकता का अंग बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो ये जातियां किधर गोलबंद होंगी, किसकी रणनीति सफल होगी? राजभर की रणनीति सफल होगी, अखिलेश यादव की सफल होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सफल होगी, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण किधर वोट करेंगे। भाई ये तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण देख ही रहे हैं कि अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया और वो जिद पकड़ गए। उसके बाद मजबूरी में उन्हें भाजपा के 17 उपाध्यक्षों में से एक बनाना पड़ा। तो ये एक और विकास दुबे हत्याकांड की वजह से और ब्राह्मण समुदाय की जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। भाजपा के अंदर भी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अभी तक ब्राह्मण समुदाय ने अभी ये तय नहीं किया है कि वो अपनी गोलबंदी कहां करेगा। अगर वो उसे कोई भाजपा के समांतर ध्रुव नहीं मिलता है तो बहुत संभव है कि अपनी नाराजगी के बावजूद उनका बड़ा हिस्सा दोबारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर लौट जाए। लेकिन अगर किसी विपक्षी दल ने, जैसे कि कांग्रेस, आप उदाहरण के तौर पर सोचिए, कांग्रेस ने अगर किसी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया अपनी तरफ से, जो रणनीति पिछले चुनाव में कांग्रेस बनाते बनाते रह गई थी, शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था और उसके इर्द गिर्द काम भी शुरू हो गया था, लेकिन बाद में शीला दीक्षित को वापस बुला लिया गया। अगर कांग्रेस इस तरह की रणनीति बनाती है और कांग्रेस के अंदर इस तरह की रणनीति के पैरोकार हैं, मैं ऐसे पैरोकारों को जानता हूं, मेरी उनसे बात भी हुई है जी। तो अगर कांग्रेस ऐसी रणनीति बनाती है तो हो सकता है कि ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी से कुछ अलग हटकर सोचना शुरू करे, वरना वो मुद्दतों से उसका जेबी वोट बना हुआ है और आगे भी उसका जेबी वोट बना रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में जो 40% वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव में जिनकी संख्या बढ़ गई थी, अगर उसके अंदर कोई बड़ा डेंट लगाना है तो इन रणनीतियों पर गैर भाजपा दलों को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा जी। आपने अखिलेश यादव की बात की, बीजेपी की बात की, बहन मायावती की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? उनकी तैयारी किस दिशा में जा रही है? वो किस तरह से अपने छिटके हुए जो वोट बैंक है गैर जाटव, उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, मायावती की जो बुनियादी रणनीति हमेशा होती है वो टिकट वितरण पर आधारित होती है। अगर वो किसी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं कर रही हैं, जो अक्सर वो करने से परहेज करती हैं, लेकिन कभी कभी करती भी हैं गठजोड़, पिछले चुनाव में से गठजोड़ हुआ था जो नाकाम रहा, लेकिन इस बार वो किसी से कोई गठजोड़ करने को तैयार नहीं है। तो इस बार मुख्य तौर पर उनकी चुनावी रणनीति टिकट वितरण की योजना के इर्द गिर्द होगी। वो टिकट वितरण के जरिए विभिन्न समुदायों को बसपा की तरफ खींचेंगी और उन समुदायों के जो उम्मीदवार होंगे उनको प्रलोभन ये होगा कि मायावती के जो जेबी वोट है, जाटव वोट है, वो मायावती अपने उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर कर देंगी। फिर उस उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी बिरादरी के वोट भी लाए और इस तरह से मुख्य चुनावी स्पर्धा में बना रहे। तो ये मायावती की रणनीति होगी। मसलन ऐसे मायावती पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरा मानना है कि करीब 80-90 मुसलमान उम्मीदवारों को लड़वा सकती हैं। मायावती ब्राह्मणों को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट देंगी। तो ये देखने की बात है कि मायावती जब टिकट वितरण करेंगी तो उसमें किस बिरादरी की सूची कितनी लंबी है जी, और जिन क्षेत्रों से उन्होंने टिकट दिया है उन क्षेत्रों में उस बिरादरी के वोट कितने हैं, फिर मायावती के अपने जेबी वोट जिन्हें वो ट्रांसफर करा सकती हैं वो कितने हैं, उन दोनों के जुड़ने से क्या कोई जिताऊ समीकरण बनता है। अगर वो जिताऊ समीकरण बनता है तो दूसरी बिरादरियां भी जो अनिश्चित होती हैं, यानी जो फेंस सिटर होते हैं वो होती हैं, वो भी फिर उसी तरफ आ जाती हैं।
तो मायावती की जो रणनीति है वो काफी जटिल किस्म की है और वो निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र समीक्षा की मांग करती है। जी, ये कहा जाता है कि अगर मायावती 100 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर देंगी तो बीजेपी को फायदा होगा, और अगर 100 ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ी कर दें तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो क्या आपको लगता है कि मायावती के बारे में जो कहा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के बारे में, कि वो बीजेपी से किसी ना किसी रूप से एक अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में है उनकी मदद करने के लिए, क्या अभी तक कुछ ऐसे संकेत आपको दिख रहे हैं? देखिए, मैं इस तरह की कयासबाजी का समर्थक नहीं हूं। मायावती कोई बहुत छोटी मोटी पार्टी नहीं है, मतलब ऐसी पार्टी नहीं है छोटी सी जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रॉक्सी पार्टी बन जाए। मायावती की एक बहुत मजबूत सशक्त उपस्थिति उत्तर प्रदेश में है। वो अपने दम पर 2007 में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी हैं, 3 या 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और उनकी हैसियत बहुत बड़ी है मायावती की। जैसे कहते हैं हाथी कितना भी दुबला हो जाए वो हाथी ही रहता है, और मायावती का तो चुनाव चिन्ह भी हाथी ही है। तो मायावती को गैर गंभीर तरीके से लेना और ये कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रॉक्सी पार्टी है या पीठ के पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है, ये उनकी राजनीति की उचित समीक्षा नहीं होगी। मायावती की राजनीति, जिसके बारे में हम और आप दोनों जानते हैं कि वो आंदोलन परक राजनीति नहीं है, वो जन आंदोलनों में विश्वास नहीं करती हैं, वो चुनाव के नजदीक आने पर सक्रिय होती हैं। पूरी तरीके से वो राजनीति व्यक्ति केंद्रित है। जो उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं करता है उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती हैं। लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो जाटव समुदाय है, जो संख्या में काफी बड़ा है और दलित समुदाय में इसकी एक प्रधान हैसियत है, वो अभी भी मायावती का ही वोटर है। मुख्य तौर पर वो मायावती के कहने पर मोटे तौर पर वोट देगा और मायावती के उम्मीदवारों को वोट देने में उसकी दिलचस्पी होगी, जो गैर जाटव उम्मीदवारों को वोट देने में उसकी दिलचस्पी होगी। ये चीज जो है वो मायावती को एक शक्तिशाली राजनीतिक प्रतिद्वंदी बना देती है। अब सवाल इस बात का है कि अगर वो ब्राह्मण खड़ा कर देंगी तो भाजपा को नुकसान हो जाएगा, अगर वो मुसलमान खड़ा कर देंगी तो भाजपा को फायदा हो जाएगा, फिर कांग्रेस अगर मुसलमान खड़ा करेगी तो आप कहेंगे इससे भी भाजपा को फायदा होगा। देखिए, मुसलमान वोट केवल उम्मीदवार खड़े होने से नहीं बटेंगे। अगर मायावती 100 नहीं 100 से ज्यादा मुसलमान भी खड़ा कर देती है तो मैं नहीं मानता कि केवल इसलिए कि मुसलमान मायावती के मुसलमान उम्मीदवार को वोट दे देंगे क्योंकि वो मायावती ने खड़े किए हैं, इसलिए नहीं देंगे। मुसलमान समुदाय एक राजनीतिकृत समुदाय है और वो अपने जिन नेताओं की सलाह पर चलता है या जिन कार्यकर्ता उसकी राजनीति के वाहक होते हैं, वो लोग मुस्लिम समुदाय को ये ध्यान दिलाते हैं कि भाई एक अमुक निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है और उस जीतते हुए उम्मीदवार के साथ साथ कौन कौन से समुदाय हैं। उसके आधार पर मुसलमान समुदाय अपने वोट देता है। मायावती का मुसलमान उम्मीदवार मान लीजिए कहीं जीतने की स्थिति में नहीं है तो हो सकता है उसे थोड़े बहुत मुसलमान वोट मिल जाए, बहुत मामूली किस्म के, जो बर्बाद होने के लिए तैयार हों। बाकी मुस्लिम वोट वहीं जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता होगा। तो इस संदर्भ में भाजपा की मदद कर रहेंगी। जी हाँ, बोलिए। तो इस संदर्भ में ओवैसी फैक्टर कितना मजबूत है, कितना प्रभावशाली है, या वो बंगाल की तरह होगा? बिल्कुल मजबूत नहीं है, मेरा मानना है बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है ओवैसी फैक्टर, बिल्कुल मजबूत नहीं है, बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है। वो बंगाल जैसी ही इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खास यहाँ पे कर पाएंगे। बिहार में जो उन्होंने किया वो एक विशेष परिस्थिति थी जिसके कारण वो कर पाए, वो भी एक छोटे से इलाके में ही वो कर पाए। उससे उन्होंने तेजस्वी की सरकार बनाने की संभावनाओं को कमजोर किया उन्होंने, ये बात सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बड़ी स्थिति होगी। जिस तरीके से वो बयान देते हैं कि हम इतने सीटों पे लड़ेंगे और योगी कुचल के उस बयान को कहने लगते हैं कि हम ये चुनौती कबूल करते हैं, तो ये ऐसा लगता है भाजपा को शायद ऐसा करने से, और मीडिया में भी ऐसे तत्व हैं जो कि योगी वर्सेस ओवैसी की छवि पेश करेंगे तो उससे कोई ध्रुवीकरण करने का उन्हें लाभ होगा। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि ओवैसी ऐसा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान मतदाता मुझे नहीं लगता इतना मूर्ख है। जी, आरएसएस की बैठक 5 दिन जरूर है। अगर कहीं ओवैसी का उम्मीदवार बहुत मजबूत है और वो दूसरी बिरादरियों के वोट वगैरह भी ला रहा है और थोड़ा उसके जीतने की मुद्रा बन रही है, तो ओवैसी
तो फिर उसको मुसलमान वोट अच्छी खासी मात्रा में मिलेंगे, अच्छी खासी संख्या में मिलेंगे। और उसका एक और कारण है, चूंकि ओवैसी बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको कोट अनकोट सेकुलर मुद्दे कहा जाता है, उन मुद्दों को खुली आवाज में, साफ आवाज में संसद में और बाहर पेश करते हैं, और दूसरी पार्टियां उन मुद्दों को पेश करने से कतराती हैं। इसलिए मुसलमान युवकों का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी को बड़ी उम्मीद के साथ देखने लगा है। उसकी वजह से ओवैसी का मुस्लिम समाज में हल्ला गुल्ला काफी बढ़ जाता है। लेकिन जो हल्ला गुल्ला है, क्या वास्तव में वोट में तब्दील होगा, क्या वास्तव में जिताऊ उम्मीदवारों में तब्दील होगा, ये सब देखने की बात है। जी, 5 दिन से आरएसएस चित्रकूट में विचार मंथन कर रहा है और हम सब जानते हैं कि पूरे संघ परिवार की चिंता उत्तर प्रदेश का चुनाव है। कुछ बातें निकल कर आई हैं, जिस तरह से अयोध्या में भूमि घोटाला हुआ, उस पर उसको कवर अप करने के लिए उपाय किए गए हैं। कोरोना के मामले में कह रहा है इस आरएसएस की, अब चूंकि पिछले 2 वेव में उसने उसकी सक्रियता नहीं दिखी है, तो वो चाहता है कि उसकी छवि बदले, वो सक्रिय हो, उसके कार्यकर्ता, शाखाओं को दोबारा शुरू करने की बात हो रही है और इस तरह की कई चीजें हो रही हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की, उस तरह से जोड़ने की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है, आरएसएस इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहा है? योगी आदित्यनाथ उसके लिए महत्वपूर्ण है, यूपी महत्वपूर्ण है, ये समझ में आता है, लेकिन इस पैमाने पर पहले भी मैंने देखा है, लेकिन इतने पैमाने, इतने बड़े स्तर पर आरएसएस की सक्रियता नहीं दिखी है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जब मतलब नरेंद्र मोदी के उत्थान से पहले, भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय से पहले होता ये था कि आरएसएस हमेशा अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को का समर्थन भी करता था, लेकिन साथ साथ में उनके प्रति उसमें एक संदेह का भाव भी रहता था। क्योंकि आरएसएस में बहुत से प्रचारक ऐसे मिल जाएंगे, कहेंगे भाई ये तो काजल की कोठरी है, इसमें जो भी जाता है, हम जो भाजपा का संगठन मंत्री बनकर जो भी हम प्रचारक भाजपा को कर्ज पे देते हैं, वो फिर कैसा हो जाता है हमें पता है इस बात का। लेकिन नरेंद्र मोदी के, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भी समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी शर्तों पर करता था। उसका विरोध भी होता रहता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर से आलोचना भी चलती रहती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के उदय के बाद हुआ यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस सरकार की आलोचना करना बिल्कुल बंद कर दी है और अपने जो मोर्चा संगठन है, उन मोर्चा संगठनों पर शुरुआत में ही प्रतिबंध लगा दिया था 2014 के बाद कि आप इस सरकार के खिलाफ 1.5 साल तक कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वो 1.5 साल की सीमा आज तक जारी है, वो 1.5 साल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी 7 साल बाद भी 1.5 साल जारी है। तो सब लोग आरएसएस में मोदी सरकार को जम के समर्थन करते हैं। जो सरसंघ चालक हैं श्री मोहन भागवत, वो भी नरेंद्र मोदी एक एक बात इस तरह की कहते हैं जो कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पुष्ट करती है। केवल राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार ये लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी के बीच में एक टकराव होने वाला है, ठीक 2019 के पहले, लेकिन वो मोदी ने बड़ी कुशलता से उस टकराव को टाल दिया जब आरएसएस ने रामलीला मैदान भर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी थी। लेकिन मोदी ने उस टकराव को टाला और फिर से दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़कर अपना काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा दोबारा जम के चुनाव जीते, क्योंकि जिस हिंदू एकता की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल्पना करता है, हिंदू राजनीतिक एकता की कल्पना करता है, उत्तर प्रदेश उसका एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा विफल होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी बहुत बड़ी विफलता होगी। जहां तक योगी का सवाल है, मेरे दिमाग में अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जिस तरह मुख्यमंत्री पद के शुरुआती 3-4 साल में आरएसएस ने योगी को प्रोत्साहन दिया, वैसा प्रोत्साहन वो अभी भी देने के लिए तैयार है, या वो मोदी के ऊपर ऐसा कोई दबाव डालेगा कि चुनाव जीतने के बाद में योगी को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये होगा कि नहीं होगा, ये अभी सवालों के घेरे में है। तो इसके बारे में बजाय इसके कि हम लोग कोई अभी निर्णय पर पहुंच जाएं, हम लोगों को थोड़ा देख के प्रतीक्षा करनी होगी कि क्या वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी आदित्यनाथ को वही महत्व दे रहा है जो महत्व ये जो मोदी के साथ में योगी आदित्यनाथ का जो टकराव शुरू हुआ उसके पहले देता था। क्योंकि मैं पिछले शायद आपके कार्यक्रम में भी मैंने ये बात कही थी और दूसरी जगहों पर भी मैंने बात ये कही और लिखी है कि ये जो भूमि घोटाला राम जन्मभूमि ट्रस्ट का सामने आया है, इस भूमि घोटाले का योगी का जो आला कमान से जो टकराव है उसके बीच में ताल्लुक है जी। जिस तरीके से
जिस तरीके से कागजात लीक हुए हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक साथ वो कागजात प्राप्त हुए, मेरा मानना है कि इन दोनों के बीच में एक ताल्लुक है। और अगर योगी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए तो ये कागजात अभी और लीक होते रहेंगे। देखिए, योगी के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वो पारंपरिक रूप से गहरी हैं। वो महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ के जमाने से गहरी हैं। ये लोग विश्व हिंदू परिषद का जो प्रभुत्व था राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे, उसको चुनौती देते रहे हैं। तो ये अगर आज योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की राजनीति और भी ज्यादा विकट तरीके से हो रही होती, क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश की गद्दी है, इसलिए वो संयम के साथ इस राजनीति को कर रहे हैं, लेकिन वो इसका बड़ी कुशलता से अपने पक्ष में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी, ये बताइए कि सोशल इंजीनियरिंग, विभिन्न सामाजिक समूहों को एक साथ लाने का काम तो बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या उसे एक हिंदुत्व के बड़े एजेंडे, बड़े एक इशू की जरूरत है इस चुनाव में? पॉपुलेशन कंट्रोल का मामला तो बहुत बढ़ता आगे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो दोनों समुदायों पर लागू होना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मथुरा काशी में से कोई इशू खड़ा किया जाएगा आने वाले दिनों में, या कुछ और इशू, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है? तो ये इस चुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी को एक बड़ा हिंदुत्व का कोई इशू चाहिए, क्या उसका आविष्कार करने जा रही है बीजेपी? नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा और मैं अपने और साथियों से भी ये बात पूछता रहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, यानी वो चुनाव भी जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, उससे लेके अब तक ऐसा कौन सा चुनाव है जो विशुद्ध हिंदुत्व के सांप्रदायिक मुद्दे पर उन्होंने जीता हो? हिंदुत्व की रणनीति को वो आंशिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, चुनाव प्रचार के एक खास दौर में इस्तेमाल करते हैं, शायद आखिरी दौर में कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है, लेकिन आमतौर पर केवल हिंदुत्व और सांप्रदायिकता के मुद्दे को केंद्रित करके उन्होंने चुनाव नहीं लड़े। मतलब ऐसा कोई चुनाव योगी नरेंद्र मोदी ने नहीं लड़ा है जैसा चुनाव एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा था, या जैसा चुनाव कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1990 में लड़ा गया था। तो उस तरीके से ये नहीं लड़ते। उसकी वजह यह है कि जिस प्रदेश में भाजपा की अपनी सरकार होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में भी इनकी सरकार है, वहां पर अगर ये विशुद्ध ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए जाएंगे तो उससे इनको ही नुकसान होगा, और इस बात को वो अच्छी तरीके से समझते हैं। भाजपा हमेशा ये संदेश देने की कोशिश करती है कि हम जब सत्ता में होंगे तो हम दंगे नहीं होने देंगे, हम सत्ता में होते हैं तो दंगे नहीं होते हैं, हम सत्ता में होते हैं तो हम सबको सुरक्षा देते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह के उनके दावे होते हैं। लेकिन अगर खुलकर देखिए, जब पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ था तो अखिलेश यादव की सरकार थी, इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा होता है क्योंकि जाटों को मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, या कोई मथुरा और काशी का सवाल उठा के ये बात करने की कोशिश करते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी दावेदारियां हैं वही कुल मिला के कमजोर होती हैं। देखिए, अभी तो योगी आदित्यनाथ को अपने 5 साल के शासनकाल की उपलब्धियों को चुनाव में गिनाना होगा, और वास्तव में देखना होगा क्या वास्तव में वो उपलब्धियों को जो दावा करेंगे कि वोटरों को स्पर्श कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की अभी जो तमाम व्याख्याएं अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, कुछ भी मैंने ध्यान दिया है, उसमें हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो स्कीमें चलाई हैं केंद्र सरकार से, योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 साल में बड़ी वफादारी के साथ उन तमाम लोकोपकारी स्कीमों को उत्तर प्रदेश में लागू किया है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी कोई खास स्कीम नहीं चला पाए हैं। जिस तरह ममता बनर्जी के पास तरह की स्कीमें थी, या जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में स्कीमें बनाई जा रही हैं, या जिस तरीके से बीजू पटनायक के सुपुत्र नवीन पटनायक के पास उड़ीसा में अपनी स्कीमें थी, उस तरह की स्कीमें इन्होंने नहीं चलाई हैं। इनके पास उस तरह के प्रस्ताव नहीं रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं,
उन योजनाओं को लागू करके क्या वास्तव में उन्होंने समाज के किसी एक गरीब तबके को योगी सरकार ने स्पर्श कर पाया है? तो ये सब चीजें देखने की होंगी। इस यहाँ दो चीजें हैं अभय जी। एक तो आपने कहा कि किसी राज्य में क्या पहले से पूरे सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ा है। मैं असम का उदाहरण देना चाहूंगा। असम में विशुद्ध सांप्रदायिक प्रचार हुआ शुरू से, चुनाव के दौरान या चुनाव के आखिरी फेज में ऐसा नहीं है पूरा। और बंगाल में भी अगर आप देखें तो शुरू से पूरा बीजेपी का अभियान विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर था। तो सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण। फिर उत्तर प्रदेश अगर आते हैं हम, तो चूंकि आप ही ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की अपनी उपलब्धियां नहीं है, तो उनसे ध्यान बटाने के लिए क्या चाहिए? कोई इस तरह के इश्यूज चाहिए, जो इमोटिव इशू चाहिए, जो लोगों का ध्यान बटाएं और उस धारा में लोग वोट करें। जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भाजपा कर कुछ भी सकती है। मैं तो अभी तक जो किया है उसको उसके पैटर्न को आपके सामने रख रहा था। जहां तक आसाम का सवाल है, आसाम की परिस्थिति बिल्कुल अलग तरह की है। मतलब आसाम की स्थिति यह है कि आसाम की जो आसाम में जो मतदान की या समाज की जो सांप्रदायिक स्थिति है, वो पहले से ही बहुत ही ध्रुवीकृत स्थिति है आसाम में। तो वहां पे तो केवल ये मानना केवल भाजपा ही सांप्रदायिक राजनीति कर रही थी, ये उचित नहीं होगा। हर पार्टी अपने तरह से सांप्रदायिक राजनीति आसाम में सेकुलर राजनीति टाइप किस्म की कोई चीज नहीं होती है, जहां तक मेरी समझ है। दूसरा, जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए भाजपा को खुले सांप्रदायिक गोलबंदी में एक संकोच था। जो मझोले स्तर के और निचले स्तर के भाजपा के नेता थे, वो बेगम ममता और खाला ममता वगैरह इस तरह की बात किया करते थे। लेकिन जो ऊंचे स्तर के नेता थे, अमित शाह के भाषणों में आप ये बात नहीं पाएंगे। मोदी के एक भाषण में इसमें ममता ने कहा था कि मुसलमान वोट एकजुट हो जाए, वहां उस बात को उन्होंने उठाया, लेकिन आमतौर पे वहां पे उनका फोकस नहीं होता है। मतलब जो वहां पे है, तो मेरा कहना यह है कि खुली सांप्रदायिक राजनीति करना और संकोच के साथ सांप्रदायिक मुद्दों का रणनीतिक इस्तेमाल करना और एक टेक्निकल तौर पे उनका दोहन करना, तो ये दो मेरे ख्याल से एक अलग अलग श्रेणियां हैं चुनावी प्रचार की। इन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। आसाम का उदाहरण जो है वो अपवाद किस्म का है। और लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर भाजपा को लगा कि उत्तर प्रदेश में बाजी उसके हाथ से निकलती जा रही है, तो खुली सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर उतर आएगी। लेकिन अभी जो विपक्ष की शक्तियां जिस तरीके से गोलबंद हो रही हैं और भाजपा जिस तरीके से अपनी पेशबंदी कर रही है, उसमें अगर कल की तारीख में चुनाव हो तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा चुनाव मुहिम की शुरुआत ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से करेगी। जी, ये बताइए, मुताबिक वो कोई रुख ले सकती है। जी, किसान आंदोलन अब पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड की। क्या आपको लगता है कि इस बार किसान जो हैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं और कमिटेड हैं इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए? और चूंकि आरएलडी का अखिलेश यादव के साथ तालमेल हो रहा है, इसलिए ये अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाने की स्थिति में भी है। देखिए, यहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, किसानों की ये समझ में आ गया है कि उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप करना होगा। वो आंदोलन उस दौर से चला आया है कि जब वो कहते थे कि भाई हम कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, तो वो राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। अब उनके सामने दिक्कत ये है कि वो राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, तो वो राजनीति में कैसे हस्तक्षेप करें? वो कुछ उनकी ज्यादातर किसान से मालूम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसानों की हमदर्दी राष्ट्रीय लोकदल के साथ होती है, अजीत सिंह की पार्टी के साथ होती है, तो वहां पर इस तरह का एक परस्पर व्यापी राजनीति आपको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान क्या करेंगे? पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो उन्हें देखना होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अगर वो हराना चाहते हैं तो वो कौन सी शक्ति है जो भाजपा को हरा सकती है, तो उसके पक्ष में जाकर प्रचार करेंगे। वो ज्यादातर जगह उनका प्रचार प्रतीकात्मक किस्म का होगा, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो अब किसान आंदोलन को दिखाना यह है कि जो उसका प्रभाव क्षेत्र है, जैसे हरियाणा उसका प्रभाव क्षेत्र है, पंजाब उसका प्रभाव क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभाव क्षेत्र है, इस प्रभाव क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव न जीतने दें किसी भी कीमत पर। पंजाब में देखिए वो भाजपा के नेताओं की पिटाइयां तक हो रही हैं वहां पंजाब में। पुलिस को है, उनको घरों में बंधक बना दिया जाता है, किसान उनकी बिजली काट देते हैं। वहां पंजाब में बहुत वो आक्रामक है। लेकिन पंजाब में भाजपा का कोई बड़ा दांव नहीं है, भाजपा वहां बड़ी प्रमुख पार्टी नहीं है।
किसान आंदोलन की परीक्षा हरियाणा में होगी, किसान आंदोलन की परीक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी। आप सोचिए, इतने बड़े किसान आंदोलन के बावजूद, राकेश टिकैत ने जो गाजीपुर बॉर्डर पे किया था उसके बावजूद, और जयंत चौधरी की राजनीति के बावजूद, और उनके अखिलेश यादव से गठजोड़ के बावजूद भी अगर भाजपा ने वहां अच्छे परिणाम निकाल दिए, तब आप बताइए क्या स्थिति बनेगी किसान आंदोलन की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी उसी वक्त। क्या ये संभावना आप देख रहे हैं? जी, क्या ये संभावना आप देख रहे हैं कि बीजेपी इस सब के बावजूद भी ज्यादा कुछ सीटें निकाल सकती है ज्यादा? देखिए, इसमें देखने की बात यह है कि वो जो पिछली बार दंगे हुए थे उसमें लोगों के ऊपर जो मुकदमे चले थे, उसमें से बहुत से मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। और वो मुकदमे अखिलेश यादव की सरकार ने लगाए थे। वो बहुत से भाजपा ने जानबूझकर उन मुकदमों को जारी रखा है। तो अब जब अजीत सिंह की पार्टी के साथ में अखिलेश यादव की पार्टी के बीच में गठजोड़ होगा, तो भाजपा इन सब चीजों का दोहन करेगी। तब ये देखने में आएगा कि ये बात जो हम लोग कहते रहेंगे, किसान आंदोलन ने एक जाट और मुस्लिम एकता को दोबारा पुनर्जन्म दिया है, किसान और मुस्लिम एकता को पुनर्जन्म दिया है, तो ये हम लोगों की समझ जमीनी स्थिति में किस हद तक सही है, इसकी परीक्षा तब होगी। मैं अभी भी ये मानता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी के बीच में एक आदर्श गठजोड़ हुआ, यानी दोनों के वोट एक दूसरे को मिले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुराना परिणाम दोहराना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भाजपा की सीटें कम होंगी। कितनी कम होंगी इसकी कोई भविष्यवाणी हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन भाजपा की सीटें कम होंगी। लेकिन अगर इस गठजोड़ में एक दूसरे को वोट नहीं मिले, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वहां जाटों ने उसको पर्याप्त संख्या में वोट नहीं दिए, तो उसका नतीजा भाजपा के पक्ष में जाएगा। दूसरे फिर यहां पर मायावती भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र में देखना होगा कि मायावती का उम्मीदवार क्या गुल खिला रहा है वहां पर। जी, तो इस तरह के ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा पेचीदा होने जा रहा है। हाँ, इसमें एक पेच और है। ये भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से हरियाणा में उसने किया कि गैर जाट वोटों को संगठित किया, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वो गैर जाट जो मतदाता हैं उनको तोड़कर ये इसकी काट ढूंढ सकती है। आपको लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, हरियाणा में जो जाट बनाम गैर जाट हुआ है, उसके पीछे राज सत्ता पर कौन, मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस तरह की स्थिति नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गैर जाट मतदाता है, मान लीजिए एक यादव मतदाता बड़े पैमाने पर गैर जाट है, उसके बाद दलित मतदाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैर जाट है, ऊंची जातियों की, ब्राह्मण राजपूतों की एक अच्छी खासी संख्या है जो कि निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, हमेशा से करते रहे हैं। इस बार तो योगी राज में तो और भी ज्यादा भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। ब्राह्मणों की संख्या काफी कम है, तो वो उससे कोई बहुत बड़ा खेल भाजपा कर पाएगी, इसमें शक है। भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दोबारा जीतने के लिए फिर से जाट, गुर्जर, त्यागी उम्मीदवारों की हमदर्दी हासिल करनी होगी। वह ये हमदर्दी हासिल करने में जितनी कम समर्थ होगी उतना ही उसको नुकसान होगा। जी, एक अंतिम सवाल है। कोरोना की एक तीसरी लहर की आशंका है और इस लहर में अगर बीजेपी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है, आरएसएस उस तरह की भूमिका नहीं निभाता है जैसा जो पिछली लहरें हैं उसमें वो गायब रहा, तो फिर उसका क्या नुकसान होगा बीजेपी को? या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक नकली लहर होगी तीसरी, जिसमें बीजेपी आरएसएस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और अपनी जो धारणा है उसको ध्वस्त कर देंगे। देखिए, जहां तक मेरी समझ है, मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन हमेशा हर महामारी में पहली लहर जब होती है तो लोग बहुत भ्रमित होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता क्या किया जाए। दूसरी लहर उस भ्रम के कारण तैयारी ठीक से नहीं हो पाती है। दूसरी लहर हमेशा बहुत घातक होती है, उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। और तीसरी लहर और चौथी लहर भी आती है, वो कमजोर होती है, वो ऐसी नहीं होती है कि बहुत ज्यादा होती है। अभी ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में तीसरी लहर मुझे लगता है वो आनी शुरू हो गई है वहां पे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसको उन्होंने और तेज कर दिया है। उल्टा, बजाय इसके तीसरी लहर से डर के वो लॉकडाउन बढ़ाएं,
उन्होंने अनलॉक की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। अभी आपने देखा जो फुटबॉल के मैच हुए या विंबलडन के जो मैच हुए, उसमें सब लोग आराम से साधारण सामान्य परिस्थिति के मुताबिक बैठे हुए थे। तो क्योंकि जो तीसरी लहर में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो घरों पर ठीक हो जा रहे हैं, उनको अस्पताल की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हाँ। दूसरी लहर में तो अस्पताल नहीं मिलने का मतलब था मौत। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है अभय जी कि ब्रिटेन में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हुआ है, तो एक जो हर्ड इम्यूनिटी का के तरफ बढ़ने का काम है वहां कर लिया गया है या हो रहा है। हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन ही नहीं है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम भाजपा से ये उम्मीद करते हैं कि वो एक फर्जी लहर पैदा करेगी और उसमें अच्छा प्रदर्शन करके जो है वो लोगों की हमदर्दी बटोरेगी, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही सक्षम मान लिया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इस तरह की क्षमताएं हैं कि वो एक फर्जी बीमारी की लहर भी पैदा कर दें। जी जी। अब हाँ, और फिर केवल उत्तर प्रदेश में तो फर्जी लहर पैदा नहीं की जाएगी, फिर पूरे देश में करना होगा। देश में पैदा की जाएगी, और थोड़ा दिस इज टू फार फेच्ड आई थिंक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमें लग रहा है कि थोड़ा सा स्थितियां और क्लियर होती जा रही हैं, लेकिन अगले महीने 2 महीने बड़े पंचायत चुनाव के बाद चीजें काफी थोड़ा बदली हैं मुझे लगता है। आपको भी लगता है कि ग्राम पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव या मायावती ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी के 2 चुनाव लूट लिए गए? देखिए, उस समय जब पंचायत चुनाव हुए थे तो जनता कोरोना महामारी का जो कुप्रबंधन था उससे उसका घाव बहुत ताजा था, और किसान आंदोलन का भी की धमक भी थी। तो इन दोनों चीजों ने मिलकर भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोरोना महामारी के कुप्रबंधन का घाव जब तक चुनाव होंगे तब तक इतना ताजा रहेगा। इसलिए अगर वास्तव में इस चुनाव को गैर भाजपा शक्तियों को जीतना है तो उन्हें दिमागी कौवे उड़ाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए, और वो राजनीति करनी चाहिए जिससे भाजपा की जो हिंदू एकता है वो कमजोर हो सके और उसके अंदर से बिरादरियों के वोट उसके अंदर से वो खींच सकें। जो नाराज बिरादरियां हैं उनको कैसे भाजपा के खिलाफ वोट करने की तरफ ले जाया जाए, ये रणनीति अख्तियार करनी होगी। मैं ये मानता हूं कि विपक्षी नेता इस बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन उनका सोच जमीन पे कैसे उतर के हमारे सामने आता है, किस रूप में सामने आता है, इस पे निगाह रखने की जरूरत है। केवल इसलिए कि भाजपा से लोग नाराज हैं, 8 महीने अभी 7-8 महीने बाकी हैं, उसके बाद लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी इसलिए वो परिवार भाजपा के खिलाफ वोट कर देगा, ये मानना ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही गीली जमीन पर रपट जाएगी और हम कुर्सी खाली हो जाएगी और हम कुर्सी पे जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है जी। मेहनत करनी पड़ेगी विपक्षी दलों को अगर बीजेपी के खिलाफ चुनौती। भाजपा जीतती है बड़े शक्तिशाली, बड़े विविध किस्म के सामाजिक गठजोड़ से। उसके सामाजिक गठजोड़ को तोड़ना होगा, उसके मुकाबले अपना सामाजिक गठजोड़ बनाना होगा जी। हमने कांग्रेस के बारे में भाजपा उसकी लगातार कोशिश कर रही है। आप देखिए ना, अब जैसे कि मान लीजिए आपने एक धनगर नेता को उन्होंने उत्तर प्रदेश में केंद्र में राज्य मंत्री बनाया, वो जिस इलाके से सांसद हैं उस पूरे इलाके में जाटव मतदाता बहुत बड़े पैमाने पे हैं। तो अब वहां वो मायावती की प्रबल कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां बनती है। तो उसको मंत्री बनाने का मतलब ये है कि जितने भी गैर जाटव मतदाता हैं उनको वो गोलबंद करके भाजपा के पक्ष में ले जाएं। ये सब साफ तौर पर भाजपा ये रणनीतियां, ये सब हथकंडे अपना रही है, जो बहुत ही जायज किस्म की युक्तियां हैं। इनकी काट इन लोगों के पास क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई है जी। ये कांग्रेस को थोड़ा सा हम लोगों ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। क्या आपको लगता है कांग्रेस ने एक तरह से वॉकओवर दे दिया है कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, लड़ना भी है तो केवल दिखाने के लिए लड़ना है, या वो ये सोच रही है कि हमको एसपी को जो मुकाबला एसपी दे सकती है हम नहीं दे सकते, तो बंगाल जैसा कोई रणनीति अपनानी है कि बीजेपी हारे, हम बेशक हार जाएं, एसपी जीत जाए? भाई जाहिर है कि कांग्रेस जो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हस्तक्षेप करेगी उस हस्तक्षेप को इसी तरह करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में से, और मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी को ही उससे बल प्राप्त हो। तो उसके लिए भाजपा का जो असंतुष्ट ऊंची जातियां हैं, राजपूतों को छोड़ के बाकी जातियां भाजपा से असंतुष्ट हैं,
तो उस असंतोष का फायदा कांग्रेस उठा सकती है, समाजवादी पार्टी तो नहीं उठा सकती उसका फायदा। समाजवादी पार्टी की छवि तो यादव जा पार्टी के तौर पे है, बहुजन समाज पार्टी भी ज्यादा उसका फायदा नहीं उठा सकती, कांग्रेस सबसे ज्यादा फायदा उसका उठा सकती है। तो उसका फायदा क्या, कांग्रेस उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जी, लेकिन अभी आपको लग रहा है कहीं सक्रियता है कांग्रेस में, कुछ काम हो रहा है? उनकी देखिए रणनीति क्या निकल के आती है। अब जैसे मान लीजिए प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिले हैं या क्या कर रहे हैं वो लोग, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी समय है। तो अभी हम उनके नंबर काट लें, अभी से कह रहे हैं उनको 0 नंबर मिला है तो वो ठीक नहीं है। अभी थोड़े दिन वो उनके लिए अभी परीक्षा के घंटे बाकी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी इस बातचीत के लिए। काफी कुछ चीजें जो साफ दिख सकती हैं, देखी जा सकती हैं, आपकी बातचीत से दिखलाई पड़ रही हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि अभी तो बहुत वक्त है और हर और महीने मुकेश, 2 एक और महीने में। छोटी सी बात मैं कह दूं, आज की जी, तारीख में अपने तमाम अंतर कलह के बावजूद और तमाम अंतर्विरोधों और विरोधाभासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनावी होड़ में आगे है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। अगर जी। एक हफ्ते बाद अभी वोट पड़ेंगे तो भाजपा 250 सीटों की पार्टी आज भी है, भले उसे 200 आ, 315 सीटें ना मिले। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हाँ, मतलब अभी भी 250 सीटों की पार्टी है बीजेपी है, आज की अभी भी तारीख में। भाजपा 250 सीटों की पार्टी है, क्योंकि विपक्ष की अभी दावेदारी नहीं दिखाई पड़ रही है ठीक से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की दावेदारी ठीक से नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी भी मैदान में एक ही टीम ज्यादा खेलती हुई नजर आ रही है, उसी खिलाड़ी ज्यादा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी अभय जी तो हमेशा नहीं है। ये तो हमेशा ही रहा है कि बीजेपी का शोर बहुत रहता है, ज्यादा खेलती है, ज्यादा धन होता है, ज्यादा आडंबर होता है। ये तो हमेशा रहा है, कोई नई नहीं, बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के उदय से पहले ये आडंबर वाला शब्द उन पर खरा उतर था। तब भाजपा शोर बहुत करती थी और उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं आते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के उदय के बाद में अभी आडंबर नहीं रह गया है, भाजपा शोर भी ज्यादा करती है और उसके परिणाम भी कमोवेश अच्छे आते हैं। आप खुद भी देखिए, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से कहां चुनाव हारी है। छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी है, वहां उसका सफाया हो गया। बाकी भाजपा बुरी तरीके से कहीं चुनाव नहीं हारती, उसके वोट कुछ कम हो जाते हैं। अभी संजय कुमार ने एक विश्लेषण किया था, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है तो उसके वोट 10 से 12% कम करने होंगे। ये सही है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा के वोट कम हो जाते हैं, लेकिन कहीं 5% कम होते हैं, कहीं 2% कम होते हैं, कहीं 6% कम होते हैं। 10 से 12% वोट भाजपा के कहीं भी कम नहीं हुए आज तक। भाई उत्तर प्रदेश में अगर आपको चुनाव हराना है तो जो 40% वोट पिछली बार करीब मिले थे उसको घटा के आपको 28%, 29% भी लाना होगा। बिल्कुल। तो क्या अभी आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भाजपा 28% वोटों की पार्टी रह गई है? कौन कह सकता है यकीन के साथ? ये अपने आप को धोखा देना होगा इस तरह की बात कहना। डेटा भी यही बोल रहा है और राजनीतिक शक्तियों का जो संतुलन है वो भी यही बता रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे बातचीत करके निकली कि कुछ भी कह लें, बीजेपी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आगे है और उसको मुकाबला देना है तो अभी विपक्षी दलों को बहुत कुछ करना होगा। उसे बहुत बहुत पीछे किया शुक्रिया। जा सकता है, ये मैं मानता हूं। ये मैं जी, मानता हूं कि अभी आगे है, लेकिन उसे पीछे किया जा सकता है। अभी समय भी है और हालात भी इस तरह के हैं कि भाजपा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है, जो अंतिम प्रश्न है, कि क्या वास्तव में विपक्ष में ये क्षमताएं हैं? और ये क्षमता आप देखते हैं या नहीं? भाई देखिए, अभी भी जो विपक्ष की राजनीति का जो हब है, मतलब यानी उसका जो केंद्र है, वो अभी भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द राजनीतिक शक्तियां कैसे जुड़ती हैं, इस पे हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए। वो कह रहे हैं हम छोटी छोटी पार्टियों के साथ जोड़ेंगे, अच्छी बात है, ये वो बात उनकी ठीक है। लेकिन छोटी पार्टियों को साथ में जोड़ने के साथ साथ वो क्या करते हैं, दूसरी जो ऊंची जातियों के वोट हैं, वो उनकी प्राथमिकताएं क्या बनती हैं, काफी कुछ समाजवादी पार्टी की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी। फिर क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये तो भारतीय तय जनता हो गया पार्टी है। ने चुनाव प्रचार में ये घोषित कर दिया कि भाई चुनाव हम जीते तो अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। अभी तो क्या है, अभी जब स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि भाई दिल्ली में मोदी और लखनऊ में योगी है, तो
फिर केशव प्रसाद मौर्य उसका खंडन कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, अभी तो जो विधायक जिसको चाहेंगे, पार्टी नेतृत्व जिसको चाहेगा वो बनेगा है। तो अभी वो चीज जो है वो दुविधा के दायरे में है। लेकिन अगर चुनाव प्रचार जैसी शुरू होता है और भाजपा ये कहती है, फर्ज कीजिए योगी आदित्यनाथ ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश के कई समुदाय जो है अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर नए सिरे से सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन लेकिन मोटे तौर पे तो ये बीजेपी संकेत दे चुकी कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और केशव मौर्य के स्वर भी बदल चुके हैं। देखिए, अभी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये छवि पेश की जा रही है। उन्होंने पूरे दिल्ली तक को पोस्टरों से भर दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दी है, दिल्ली में हर जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें मोदी की बड़ी तस्वीर है और नीचे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। तो ये इस तरह की छवि उनके जरिए पेश जरूर की जा रही है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि अभी सब कुछ पूरी तरीके से ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस योगी को ही चाहता है, योगी को आगे बढ़ा रहा है, योगी और मोदी के बीच में युद्ध विराम हो गया है, मोदी ने स्वीकार कर लिया है कि योगी ही लीड करेंगे। ये सारी बातें उन लोगों द्वारा कही जा रही हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की मीडिया मंचों में पैरोकारी करते हैं। और योगी आदित्यनाथ का भी स्वार्थ इसी में है कि वो इस तरह की इमेज प्रोजेक्ट करें। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये बात इस तरीके की है जिस तरीके से कही जा रही है। अभी भी भाजपा में और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं में, सब लोगों में इस बात को लेकर शंका है कि क्या अगर चुनाव भाजपा जीत गई तो क्या योगी आदित्यनाथ की गारंटी होगी कि वही मुख्यमंत्री बने? हाँ, लेकिन चुनाव में लीड करने की जहां तक बात है, योगी को नाराज करने का जोखिम क्या बीजेपी उठा सकती है चुनाव के समय? नहीं उठा सकती। भाजपा योगी को नाराज कर दिया तो भाजपा को काफी डैमेज कर सकते हैं, काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये सब दुविधाएं बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति भी अख्तियार कर सकती है कि योगी आदित्यनाथ हमारा नुकसान न करें, इसलिए इनको इस मुगालते में रहने दिया जाए। एक बार चुनाव जीत जाएंगे तो सब कुछ उनके हाथ में होगा। तो भाजपा के मन में यह भी शक है कि क्या वास्तव में अगर चुनाव जीत गए तो क्या हम योगी को रोक पाएंगे मुख्यमंत्री बनने से? तब हो सकता है योगी जो है वो हमारी मर्जी के बिना ही मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे कभी नरेंद्र मोदी भाजपा के आला कमान के मर्जी के बिना ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए थे। वो काम योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के स्तर पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे किंतु परंतु हैं उस पूरी परिस्थिति में। भाजपा की चुनावी मुहिम कैसे चलेगी इस पर भी निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न बिरादरियों के मतदाता भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। तो अभी तो बहुत सारे किंतु परंतु के जवाब ढूंढने हैं हमें। बिल्कुल है। और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत ही दिलचस्प बातचीत करने के लिए। खासतौर से उत्तरार्ध में बहुत सारी चीजें आपने ऐसे कही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।